बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 14 अप्रैल से बाकायदा तौर पर T20 और वनडे सीरीज़ का आगाज़ होना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे और T20 सीरीज़ के लिए बाकायदा तौर पर टीम का ऐलान हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट कराने वाले प्लेयर्स को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भरपूर तौर पर मौका एक दफ़ा फिर देती नज़र आ रही है। बाबर आजम एक दफ़ा फिर कप्तानी करते दिखाई देंगे और वाइस कप्तानी का सर जो है शादाब खान के सुपुर्द किया गया है। अगर बात करें शादाब खान के हवाले से, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में शादाब खान कप्तानी करते दिखाई दिए थे और वहाँ पर पाकिस्तान को पहली दफ़ा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में 2-1 से नाकामी का सामना करना पड़ा था। शादाब अब जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है वनडे और T20 उसमें वाइस कप्तानी करते दिखाई देंगे। बाबर आजम एक दफ़ा फिर टीम में कप्तानी कर रहे हैं। और अब टीम की सिलेक्शन की बात की जाए तो इस टीम में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, इसमें हमने देखा कि T20 सीरीज़ के लिए जो लड़के अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में उम्दा परफॉर्मेंस दी जिन्होंने उन्हें टीम में बाकायदा तौर पर इस दफ़ा भी रखा गया है। साइम अयूब की बात कर लें, एहसानुल्लाह की बात कर लें, जमान खान की बात कर लें, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो बाकायदा तौर पर जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में जो है पाकिस्तानी टीम में शामिल हैं। वनडे सीरीज़ की अगर बात करें तो वनडे सीरीज़ में जो है सलमान अली आगा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान वनडे टीम के लिए मुंतखब हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस दफ़ा बहुत से प्लेयर्स जो है जो कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही थी खासकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सीनियर और जूनियर थे, हमने देखा कि दोनों को बड़ा मिलाप किया गया और सीनियर और जूनियर के अच्छा कम्बिनेशन वनडे और T20 में शामिल किया। इन सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं फैसल शेख साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और उसके साथ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर भी हैं। उसके साथ एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत रजा साहब जो एक्स सेक्रेटरी हैं जोन 4 के KCCA के। काफ़ी अरसा इन्होंने जो है KCCA जोन 4 की नुमाइंदगी की और अगर वहाँ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार प्लेयर्स निकल कर आए। अगर मैं गलत ना हूँ तो पाकिस्तान के लिए अगर कराची से जितने भी प्लेयर हैं तो 90% प्लेयर जो है इनके जोन से निकलते हुए दिखाई दिए। इन सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब से बात आते हैं। रियाज साहब, कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ, कैसा देख रहे हैं इस स्क्वाड को न्यूजीलैंड के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के दौरे पे एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड की टीम जो आई है और इससे कबल जब न्यूजीलैंड की टीम कई 2 डिकेड के बाद पाकिस्तान आई थी तो आपने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की, कोशिश की अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की, लेकिन पाकिस्तान की जो हालिया परफॉर्मेंस थी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें पाकिस्तानी टीम जो है उस परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर सकी जो उससे तवक्कात वाबस्ता की जा रही थी। लेकिन उसकी वजूहात थी इसलिए कि पाकिस्तान की टीम में नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया था और उन खिलाड़ियों को शामिल किया गया था जिन्होंने PSL 8 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया था। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सही फैसला किया, इसलिए कि जब कोई खिलाड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करता है, अच्छी परफॉर्मेंस पेश करता है, तो उसके बाद जो करंट जो भी इवेंट होता है उसमें उसको मौका दिया जाना चाहिए और बिल्कुल सही किया। और उसकी एक वजह यह भी थी कि अफ़गानिस्तान की टीम, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ वो बाज़ स्पेल और पैचेज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करती है, लेकिन इससे कबल जो है वो किसी बड़ी टीम के खिलाफ ऐसे कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने कभी इस तरह से सीरीज़ नहीं जीती, लेकिन नए खिलाड़ियों के होने की वजह से हमारे जो नए परफॉर्मर थे मेरे ख्याल से वहाँ पर वो उस परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर सके और पाकिस्तान टीम को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो यकीनन उसमें से अब जो है कुछ खिलाड़ी जो नए थे उसमें तो उन्होंने तो बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की, लेकिन जैसे आज़म खान हो गए, ताहिर तैयब हो गया या अपने तैयब ताहिर और वसीम जूनियर, वो उस परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं कर सके। बाकी ये कि जो अब जो टीम ऐलान किया है, मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में, इन कंडीशन में इसी तरह की टीम होनी चाहिए। और फिर ये कि देखें, पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान से कभी हारा नहीं था और अफ़गानिस्तान की टीम ने तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में कामयाबी हासिल की, तो ये इसका एक दबाव है पाकिस्तान की टीम पे। और मैं ये समझता हूँ कि एक मौके पे हमें ऐसा लग रहा था कि शादाब अहमद शायद शादाब खान शायद वाइस कप्तानी उनको ना मिल सके। उसकी वजह ये थी कि जब वो हम सीरीज़ अफ़गानिस्तान में हार गए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि अब पता चला कि आपको रिजवान और बाबर आजम के ना होने से टीम को क्या फ़र्क पड़ा। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था उनके इस जुमले से, उनकी इस बात से और
जुमलों के इस चुनाव से वो मुतमईन नहीं था और वो ये चाहता था कि शादाब खान को मतलब नायब कप्तानी से हटा दिया जाए। लेकिन उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको कम से कम पेशेंस और टॉलरेंस से काम लेना चाहिए था, इसलिए कि शादाब खान पे एक बड़ी जिम्मेदारी थी, पहली मरतबा वो कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने मैं समझता हूँ कि ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश की। ये और बात थी कि हमारे नए खिलाड़ी उसमें परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सके, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को एक मतलब फिर मतलब वाइस कप्तान बना के अच्छा काम किया। और आप ये देखें कि उस दौरान जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी अभी गुज़श्ता 2-4 दिन पहले, तो ऐसा लग रहा था कि शायद शाहीन शाह आफरीदी जो हैं शादाब खान की जगह कप्तान बन जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी नो डाउट कि उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए मुसलसल 2 फतूहात हासिल की और उसको लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाया, उनकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। लेकिन अगर अभी इस वक्त आप शादाब खान को हटा देते तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा डैमेज होता जो आपने नए खिलाड़ियों को शामिल करके आप सीरीज़ हार गए। लेकिन इसका जो था एक गलत मैसेज जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शादाब खान को रिटेन करके एक सही फैसला किया। इस पर मजीद भी बात करेंगे आपसे। रियाजुद्दीन साहब है, फैसल शेख साहब से बात कर रहे हैं। फैसल साहब कैसा देखते हैं दोनों कम्बिनेशन को, वनडे और T20 सीरीज़ को? बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन अगर देखा जाए तो सेलेक्टर्स ने जो है मुंतखब किया वनडे और T20। थैंक यू शहजादा। देखें, एक तो ये है कि पहली मरतबा काफ़ी अरसे बाद ये देखने में आया है कि पाकिस्तान टीम में ज़्यादातर यंग प्लेयर्स हैं। जो हमारे एक सिलसिला कंटिन्यू लगा हुआ था काफ़ी अरसे से, हम जब सीनियर प्लेयर्स को देखे चले जा रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि इस बोर्ड को भी जो है वो क्रेडिट जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम काफ़ी सारे प्लेयर्स को जिन्होंने PSL 8 में परफॉर्मेंस दी उनको शामिल किया और उन्होंने बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस है, चाहे वो साइम था या तैयब ताहिर थे या व्हाटएवर। जिस लड़के ने भी परफॉर्म किया वो टीम का हिस्सा बने थे अफगानिस्तान के खिलाफ। एग्जैक्टली। तो वो ये जो सिलसिला है मैं समझता हूँ कायम रहना चाहिए। दूसरी बात ये जो भी रियाज साहब ने बात की बिल्कुल ठीक है। कप्तानी का एक बड़ा प्रेशर होता है, एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है, आप अपने मुल्क से बाहर किसी और जगह जाके कप्तानी कर रहे हैं। दूसरी बात ये उसमें आपके साथ मोस्ट सीनियर जो प्लेयर्स हैं, बाबर है, रिजवान है, फखर है, इफ्तिखार एक साथ 9 प्लेयर्स का टीम से बाहर होना बिल्कुल तो एकदम आपकी जो बी भी नहीं बल्कि सी टीम थी जो अफगानिस्तान के मुद्दे मुकाबिल थी, इसलिए मैं काफी सारी परेशानी हुई। लेकिन व्हाटएवर ये चीजें अच्छी हैं। मेरे ख्याल है बोर्ड ने एक अच्छा स्टेप लिया। एक तजुर्बा भी बोर्ड को मिला कि अगर हमने जो है सीनियर प्लेयर्स को 1-2 नहीं भेजा तो शायद नताइज ये हमारे सामने आए। एग्जैक्टली। हम बैकअप में हम कौन सी टीम तैयार कर सकते हैं, उस लिहाज से एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। और अब जो राइट नाउ जो टीम अनाउंस हुई है ज़ाहिर वो तमाम लोग परफॉर्मेंस पर ही आए और एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन फैसल सब हम देखें तो माजी में जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ हम सीरीज़ तो हार गए, लेकिन अगर माजी में देखें बड़ी टफ टीम हमारी हुआ करती है, लेकिन अफगानिस्तान ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमें बड़ा टफ टाइम दिया। लास्ट T20 का मैच हम देख लें जिसमें नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, क्योंकि पूरी स्टैंड हमारी पाकिस्तान टीम की खेल रही थी, वहाँ भी वो टफ टाइम दे रहे थे। ऐसे में ना तजुर्बेकार टीम भेजी हमने, वहाँ पर हमें शिकस्त हुई। तो शायद हमने तजुर्बा एक किया, उस तजुर्बे का फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें माजी में जो होगा कि हम 1 से 2 सीनियर प्लेयर्स को जरूर कमजोर टीमों के खिलाफ बिल्कुल ऐसे। देखिए सीनियर प्लेयर्स जो है ना बेसिकली बैकबोन होते हैं किसी भी टीम की, तो सीनियर प्लेयर्स का ना होना भी एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप कर गया। अगर सीनियर प्लेयर्स मैं समझता हूं अगर उस वक्त 2-3 और भी लड़के होते तो शायद नताइज डिफरेंट होते। वरना अफगानिस्तान हमारा हमेशा से एक टफ हरीफ रहा है, हमेशा हमारे बड़े अच्छे बड़े क्लोज मैच है उनसे, और बड़ा इंडिया के बाद पहली टीम देखने में जिससे बड़ा कांटे का मुकाबला रहा है। बिल्कुल फैसल साहब की बात मैं आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सीनियर खिलाड़ियों को नहीं भी लेके गए थे तो कम से कम जब आपने वहाँ टीम गई तो आपको जो नए खिलाड़ी आपने इंडक्ट किए थे उनको 2-2 करके चांस देना चाहिए था। इसलिए कि एकदम से आपने 4 खिलाड़ियों को पूरे एक ही मैच में चांस दे दिया, तो वो मतलब देखें जैसा अभी बात बिल्कुल सेम सिचुएशन थी रियाज साहब के PSL 8 के अंदर। वही प्लेयर जो है 200 प्लस रन स्कोर हो रहे थे, वो चेजेस हो रहे थे, उसी बेस पर उन प्लेयर्स को आजमाया गया था। हमारे नए खिलाड़ी जो थे वो नर्वस हो गए। और देखें टेम्परामेंट की एक बड़ी बात होती है। अगर आप किसी क्लब से मैच खेल रहे होते हैं उसका टेम्परामेंट कुछ और होता है, आप अपनी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं उसका टेम्परामेंट और होता है, और जब आप कंट्री लेवल पे बायलैटरल सीरीज किसी कंट्री के खिलाफ खेल रहे हैं और वो भी आप मतलब होम एवे मतलब दूसरे मुल्क में, तो वो टेम्परामेंट बिल्कुल और होता है। अगर आप अपनी मतलब कंडीशंस में खेल रहे होते तो शायद उसका फर्क जो है कुछ और फर्क होता। मुसर्रत साहब क्या कहेंगे इससे पहले तो वनडे और T20 के जो अनाउंस हुए टीम, इस हवाले से कैसा देख रहे हैं इसमें? क्योंकि हम देखते हैं कि तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं और ना तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं, लेकिन जो स्टैंड बनाई गई है बड़ी मजबूत बनाई है, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो, स्पिन डिपार्टमेंट का शोबा हो, या ओपनर्स का शोबा हो, या मिडिल ऑर्डर का शोबा हो, तमाम ही मजबूत शोबे नज़र आ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज़ में। जी शुक्रिया मोइन साहब। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जितने इन्होंने तबसरे किए बहुत ही शानदार कर दिया है।
तो ये कम्बिनेशन जो अब बनाया है ना, ये तजुर्बे के बाद बनाया है इन्होंने दोबारा, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, इससे अच्छे नताइज आ जाएंगे हमें। अच्छा, बाबर आजम एक दफ़ा फिर कप्तानी करते देंगे, क्योंकि अभी बाज़ गश यही सुनाई दे रही थी, क्योंकि जब इस तरह हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ हार रहे थे और उसके बाद ये चीज़ें आ रही थी सामने कि शायद बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए, बाबर आजम सिर्फ T20 की कप्तानी करते दिखाई दें या वनडे की कप्तानी। लेकिन अब हम देखते हैं कि तीनों तर्ज की कप्तानी वो ज़रूर कर रहे हैं और इसका हमने तजुर्बा एक अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में भी कर देख लिया, शायद हमें नाकामी का सामना करना पड़ा। गो के अगर हम देखें तो शाहीन शाह आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी करते दिखाई दे रहे हैं, लाहौर कलंदर्स की जानिब से 2 दफ़ा टाइटल लाहौर कलंदर्स को जिता दिया उन्होंने। तो समझ रहे हैं कि हमारे पास तो बैक पे अब शायद कप्तान तैयार होते नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ बाबर आजम का मुतबादिल नहीं है कोई। उसकी क्या वजूहत है? देखें, सरफराज अहमद थे ना, सरफराज अहमद ने अपने तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन परफॉर्म किया है, बाबर आजम को भी मौका देना चाहिए। अभी तो ये स्टार्ट दिया है आपने, इसको मौका देना। अभी ये जो इन्होंने सीरीज से ड्रॉप किया था, ये मैं नहीं समझता मुनासिब नहीं था उसके लिए, क्योंकि यही हमारा एक लीजेंड प्लेयर बना हुआ है इस वक्त। बाकी तो प्लेयर हमारे माजी में बहुत प्लेयर हैं हमारे पास, लेकिन बाबर आजम जैसा इस वक्त दुनिया में कम्पीट जो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, अब तो बाकायदा उनके बैटिंग के हवाले से लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं गैर मुल्क के अंदर, तो ये इससे बढ़कर और क्या चीज़ होगी आप इस बात को। फिर रियाज साहब क्या कहेंगे इसी हवाले से, बाबर आजम के जो लेक्चर्स अब दिए जा रहे हैं उनके बैटिंग के हवाले से? देखें, ये तो हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा एक जो प्लेयर है उसका चर्चा जो है दुनिया क्रिकेट में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं ये बात कहूँगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जो है हमारा फ़ख्र है, और जिस तरह से उन्होंने रन्स के अंबार बनाए हैं, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है। और ज़ाहिर है ICC ने उनको अभी अवार्ड्स भी दिए हैं, उनकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, ज़ाहिर है वो रैंकिंग में काफ़ी ऊपर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से एक तीनों फॉर्मेट में उन पर जो कप्तानी उनको दी गई, तो वो शायद उस बोझ को सही तरह से हैंडल नहीं कर सके। और देखें, कोई भी मतलब इंसान हो, जब उसको आप बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ दे देंगे तो वो कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। नेमुल बदल तो बनाना चाहिए ना, बिल्कुल नेमुल बदल बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस PSL 8 का जायजा लें और उसमें कप्तानों की परफॉर्मेंस देखें, तो मैं ही समझता हूँ कि शादाब की गो के उनकी टीम ऊपर फाइनल में नहीं आई, लेकिन सबसे अच्छी कप्तानी जो थी शादाब खान की थी। शाहीन शाह आफरीदी ने जबरदस्त कप्तानी की, जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया। देखिए, कोई भी कप्तान का इनिशिएटिव बड़े मायने रखता है। शाहीन शाह आफरीदी ने जिस तरह इनिशिएटिव लिया, आगे ऊपर नंबरों पर बैटिंग की, उन्होंने रन किया और टीम को शायद वही रन जिताने में कामयाब रही। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं, मैं अभी यही बात कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं, आप देखें कैटेगरी तो आपको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा। अगर आप उसके एक एक मैच को देखें शादाब खान के, तो निस्बतन उसने बेहतरीन कप्तानी की, और उसके बाद सबसे अच्छी कप्तानी जो है शाहीन शाह आफरीदी ने की। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से, देखें किसी भी कप्तान की जो मतलब एक एक्सपर्टीज होती है वो यही होती है कि कंडीशन को देख के वो किस तरह से अपने आप को चेंज करता है। और खासतौर से T20 में जिस तरह से मतलब वेरिएशन होती है और जिस तरह से मतलब मैच जो है, सिचुएशन जो है गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तो उसमें मतलब ये कि कप्तान को फोकस करना होता है, बिल्कुल अलर्ट रहना होता है, एक्टिव होना होता है, तभी वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो शाहीन शाह आफरीदी का में तो कोई मतलब कमाल उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर आप सारे मैचेस को उठा के देखें और उसमें अगर आप तरतीब दें, तो शादाब खान एक अच्छे मतलब कप्तान साबित हुए। लेकिन टेम्परामेंट का जरूर फर्क होता है, ये चीज़ जो है मतलब हर जितने भी कप्तान होते हैं उनके अपने जहन में रखनी चाहिए। बाबर आजम नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड ने उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना के एक तरह से उनके साथ ज्यादती की है। और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर सानी करनी चाहिए कि अगर आप तीनों फॉर्मेट में आइंदा भी मुसलसल उनको कप्तानी देंगे, तो जिस तरह से वो रन्स के अंबार बना रहे हैं और टारगेट मतलब वो सबके अचीव कर रहे हैं और जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ उनकी कंसंट्रेशन उधर से लूज हो जाएगी। होना ये चाहिए कि उनको किसी एक या दो फॉर्मेट का कप्तान बना दें, और जिस कप्तान को आप तैयार करना चाहते हैं उसको तीसरे फॉर्मेट का कप्तान बना दें, जो वाइस कप्तान है जो भी हो, अहमद वसीम हो, शाहीन शाह आफरीदी हो या आपके अभी शादाब खान हो, इनमें से किसी एक को आप ऊपर लेके जाएं ताकि सिलसिला चलता रहे। फैसल भाई क्या कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि T20 वनडे सीरीज इसके अनाउंस हुआ है। अब्दुल्ला शफीक T20 में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर अब जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है इसे वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बाबर आजम के बाद शायद वैसे ही वो प्लेयर नज़र आते हैं। देखिए, अब्दुल्ला बिल्कुल एक नया हमारा खून ब्लड है, और दूसरी बात ये कि वो काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, क्योंकि थ्रू आउट उसकी परफॉर्मेंस है उस बच्चे की,
तो मैं समझता हूं- बेहतर फैसला है कि वनडे में उसको Exactly. शामिल किया बजाय T20 के। देखिए वो आप अगर उसका टेम्परेमेंट आपने चेक करना है तो आप वो टेस्ट से उठा के देख लीजिए, कंटिन्यू मेरे ख्याल 6-7 टेस्ट तो खेल चुका है अभी तक वो। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस थी। सेकंड ये कि PSL 8 खेलने के बाद एक और उसके अंदर से जो दूसरा अब्दुल्ला शफीक था वो भी बाहर आ गया कि जी वो ODI और T20 भी खेल सकता है, ही इज अ गुड प्लेयर। और उसके जो स्ट्रोक्स हैं, जो उसका टेम्परामेंट है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मैं समझता हूँ इफेक्टिव है। अच्छा, फिर हारिस सोहेल टीम का हिस्सा बने हैं वनडे स्क्वाड में, कैसा देख रहे हैं हारिस को सोहेल? काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हारिस देखिए इन एंड आउट तो हर बड़ी प्लेयर के साथ क्योंकि होता मिडिल है। ऑर्डर पे अगर हम देखें तो बड़ा टफ टाइम मिलेगा। हारिस सोहेल उनके साथ होंगे, सलमान अली आगा उनके साथ हैं, फिर रिजवान नीचे नंबरों पर बैटिंग करने आएंगे। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अम्माद वसीम जो है वनडे स्क्वाड में तो हैं, T20 स्क्वाड में तो हैं, वनडे स्क्वाड में नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह की उन्होंने T20 में परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर वनडे में भी उनका इस्तेमाल करे तो फायदामंद साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखें अम्माद के साथ सबसे अच्छा पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, वो नया बॉल कर लेते हैं, सर्किल में भी वो बॉल कर लेते हैं, तो एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसी तनाजुर में जो सेकंड जो बॉलर है वह है मोहम्मद नवाज। मेरे ख्याल है, मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि नवाज अम्माद से मच बेटर है ODI क्रिकेट में, क्योंकि ODI में एक आपकी 50 ओवर्स की क्रिकेट है, उसमें एक लॉन्ग टेम्परामेंट चाहिए, एक लंबा आपको जो है वो इफेक्टिव प्लेयर चाहिए। अच्छा, अम्माद जो है वो T20 में आइडियल प्लेयर है और कराची किंग के अच्छा फैसला सेलेक्ट करेगा। नॉट बैड, गुड डिसीजन। अच्छा, मुसर्रफ साहब से थोड़ी बात कर लें। माजी में बड़े क्रिकेटर्स इनके जोन से निकले हैं, जोन 4 से। मुसर्रफ साहब, कौन कौन से प्लेयर जो है माजी में आपके क्लब से निकल चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जोन में बड़े ज़रख़ेज़ जोन है, जिसमें सबसे पहले राशिद लतीफ़ का कहूँगा, सईद अनवर हैं, फिर यूनुस खान हैं, खुर्रम मंजूर हैं, आसिम कमाल हैं, खालिद लतीफ़ हैं, और बहुत से प्लेयर हैं हमारे जो पाकिस्तान को 3 कैप्टन भी हमने दिए हैं, जिसमें राशिद लतीफ़, यूनुस खान और खालिद लतीफ़, जो अंडर 17 का फाइनल जीते थे, याद होगा, वर्ल्ड कप का, तो वो भी हमारे कैप्टन। अच्छा मुसर्रफ साहब, एक बैड पेज अभी कुछ अरसे कबल आया था, तकरीबन 5 साल का या 10 साल का, जिसमें हम देखते थे कि मुख्तलिफ जोन पर पाबंदी लग गई थी। उसके बाद अब नया सिस्टम आया तो शायद उसमें जो है बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है, लोग अच्छे फैसले करते नज़र आ रहे हैं, क्लब क्रिकेट एक दफ़ा फिर जो है ऊपर की तरफ आती दिखाई दे रही है। तो इस मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? देखें, मेरा जो तजुर्बा है 40 साल का है, और मैं नुसरत अज़ीम साहब से शुरू करूंगा। वो हमारे बोर्ड के इसके KCCA के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रेसिडेंट। फिर मैंने ईसा जाफ़र साहब के साथ भी काम किया है। सबसे ज़्यादा मैंने बुखारी साहब के साथ काम किया है। बुखारी साहब बड़े कॉम्पिटेंट थे, और वो जब तक KCCA में थे तो उन्होंने KCCA को भरपूर चलाई। और उस काफ़ी अरसे बाद सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब के नाम पर एक टूर्नामेंट अतीक साहब करा रहे हैं, तो काफ़ी अर्सा गैप रहा है। जी, नहीं, वो टूर्नामेंट तो वो कराएंगे, उनके लिए जाहिर है, ऑनर है उनका, और देना भी चाहिए, मैं कहता हूँ टूर्नामेंट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुखारी साहब की खिदमात है ना जोन में, और जोन में बड़ा स्ट्रक्चर दिया उन्होंने। देखें, जोन में हमारे पास अंडर 15, 17 और 19 3 टूर्नामेंट होते हैं। एक प्लेयर अगर 15 से इन होता है, अगर वो प्लेयर अगर 3 साल खेल जाए, यानी अंडर 15, फिर उसके बाद अंडर 17 और 19, तो वो पाकिस्तान का प्लेयर बनता है, क्योंकि उसके 9 साल पूरे हो जाते हैं। इस तरह वो इतना ग्रूम होके आता, और ये चांस KCCA देती थी, अपने पास इनका टूर्नामेंट कराती थी। जोन 7 जोन है, 7 जोन में जब टीमें बनती थी ना, 7, इसकी हर जोन पहले अपने जोनल टूर्नामेंट कराती थी, फिर जोनल से वो जोनल टू जोनल मैचेस होते थे, फिर कराची के लिए एक लड़के निकलते। नुकसान तो हुआ है ना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत पीछे चले गए थे हम लोग। तो जो PCB ने चलो जो भी डिसीजन लिया, वो एक तजुर्बा हो गया उनका, फिर रिवर्स हो गया। ये आपको नॉलेज में ले आऊँ, अभी रिवर्स हो गया, अभी इलेक्शन होने वाले दोबारा KCCA के। ग्राउंड्स की क्या मसाइल हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड के मसाइल भी KCCA के अंडर में जो ग्राउंड्स हैं उन पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, ग्राउंड आपको मैं बताऊं कि हमारे जनरल तौकीर साहब ने आए थे, जिन्होंने 7 के 7 जोन को ग्राउंड देना चाहा, लेकिन उनको 5 ही ग्राउंड मिला, क्योंकि 3 ग्राउंड मिल नहीं सके, 2 ग्राउंड मिल नहीं सके, कुछ इसकी वजह से उनको नहीं मिला। लेकिन 5 ग्राउंड उन्होंने बनाया, और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने मेरे ख्याल में
80 या 82 ग्राउंड बना के दिए। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। वो ग्राउंड जोन के हवाले हुए, जोन के हवाले से मुराद KCCA के हवाले हुए, KCCA ने जोनों को दिया। अब जोन जो ये चला रहे थे ना, इसके बाद अचानक जो मसले हुए उस पर फिर KMC ने वो अपने आदमी बिठा दिए हैं उन्होंने। ठीक है, वो हो सकता है कि कोई मसला होगा पेपर का और या इसका, लेकिन इससे ना प्लेयरों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा मुशर्रफ साहब, आप कराची का सब तो बड़ा जोन है आपके पास और 50 क्लब आपके पास रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे क्लब से क्रिकेटर्स निकलना कितना आसान हो जाता है जब आपके पास इतने प्लेयर्स की ज़ख़ीरा मौजूद हो? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी टीमों में इस तरह से था, कुछ टीमें ऐसी थीं जो नए लड़के बच्चे बिल्कुल खिलाते थे, वो प्रमोट होकर मलेशिया में खाना जाते, मलेशिया में खाना से पाकिस्तान चले जाते थे लड़के, जिसमें सईद अनवर भी है, जिसमें राशिद लतीफ़ भी है, जिसमें यूनुस खान भी है। यूनुस खान स्टील टाउन से खेलते थे, वो फिर मलेशिया में खाना आए। बासित अली हमारे जोन के नहीं थे, वो जोन 3 के थे। वहीद मिर्ज़ा हमारे जोन के थे, तारिक आलम थे, ये फवाद आलम के वालिद साहब, और ये वहीद मिर्ज़ा हमारे पास थे। तो इस तरह से बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद है जोन पे। रियाजुद्दीन साहब थोड़ी से T20 स्क्वाड पे बात कर लें। अगर हम देखते हैं तो नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, एहसानुल्लाह, हारिस रऊफ़, ज़मान खान और फ़हीम अशरफ एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं। तो बॉलिंग स्टैंड को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉलिंग स्टैंड शायद अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। सिर्फ अगर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ देखें तो नसीम शाह ऐसे बॉलर थे जो एज ए तजुर्बाकार के तौर पर गए थे, लेकिन अब जो हमारी बॉलिंग स्टैंड है वो भरपूर क़ुव्वत के साथ है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उतरेगी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी भी है और नौजवान फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह जो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी अच्छा कारनामा अंजाम दिया, तो इस स्क्वाड में वो भी शामिल है। तो कैसा देख रहे हैं उनके इस स्क्वाड में शामिल होने के, और क्या परफॉर्मेंस की तवक्को रखते हैं, और किस किस्म की विकेटें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनानी चाहिए, क्योंकि आपने फास्ट बॉलिंग का शुबा बड़ा मजबूत रखा हुआ है? देखें शहजादा, सबसे पहली बात जो है ना, जो हमें अपनी विकटें जो है ना वो सपोर्टिंग बनानी पड़ेंगी। इसलिए कि देखें, जब चंद माह कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी, मेरे ख्याल 20-23 साल के बाद, तो रावलपिंडी के पिच को जो है उसको डीमेरिट पॉइंट अवार्ड किया था ICC ने, इसलिए कि वहाँ की बैटिंग विकेट थी और उस पर रन्स के अंबार बन गए थे जो टेस्ट क्रिकेट के लिए मेयार पे पूरी नहीं उतरती थी। और पूरी दुनिया में आप भी देखें कि हमारी जग हंसाई हुई थी उस विकेटों के। वो और बात है कि ICC ने फिर वो जो है डीमेरिट पॉइंट जो था एक वापस ले लिया। मैं ये समझता हूँ कि देखें, अब ज़माना इतना तरक्की कर गया, इतनी क्रिकेट हो रही है और इतनी एक्सपर्टीज़ सामने आ गई हैं। अब जब रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने एक मतलब नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कि ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान आएंगी, लेकिन उन्होंने बगैर सोचे समझे उसको पे मतलब नाम तो ले दिया था, लेकिन उन्होंने उसका तखमीना नहीं लगाया था, इसलिए कि वो इतनी महंगी पिचेस थी। हालांकि उन्होंने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको, और किसी चंद एक ने हामी भरी थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ पे जाते हैं तो वो चीज़ नहीं हो सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी विकेटें जो हैं सपोर्टिंग बनानी चाहिए, बनानी होगी। अगर हमने नहीं बनाई तो हमारे पे क्रिटिसिज्म आएगा। दूसरी बात जो आपने ये कही कि हमारा बॉलिंग अटैक, मैं ये समझता हूँ कि एहसान उल्लाह के आने के बाद आपका बॉलिंग अटैक जो है ना, दुनिया की जो बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड वगैरह, उनके हम पल्ला बल्कि उनसे बेहतर हो गया है। इसलिए कि एहसान उल्लाह और जो इसका शाहीन शाह अफरीदी का जो हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ भी मतलब वो तो है ही। नसीम शाह कोई बुरे नहीं है, अच्छा, बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बॉल करते हैं। हारिस रऊफ की एक बात है कि वो जो है बाद में भी मतलब जब उनके ओवर आखिरी ओवर होते हैं तो उसमें भी अपनी एक्सपर्टीज का मुजाहरा करने लग गए हैं और उस गेंद से भी फायदा उठाते हैं और विकटें लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो है बॉलिंग अटैक जो है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है उसमें भी उनके सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो ये जो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें आती हैं और जब वो नए खिलाड़ियों को चांस देती हैं तो हमारी तरह का नहीं होता। वो नए खिलाड़ियों को जरूर इंडेक्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं जो उनके सीनियर तजुर्बेकार जो खिलाड़ी हैं उनके हम पल्ला होते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी खिलाड़ियों के हवाले से T20 और वनडे स्क्वाड के हवाले से जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला जाना है 14 अप्रैल से बाकायदा तौर पर T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। तो उससे कबल अगर हम थोड़ी सी बात कर लें टेबल टेनिस के हवाले से, तो पाकिस्तानी साबका कप्तान जो है क्रिकेट के सरफराज अहमद ने जो है वर्ल्ड रैंकिंग के यूथ में जो नवी पोजीशन पर फाइज हूर फवाद के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन स्पॉन्सरशिप ना मिलने के बाइस जो है ये टैलेंट शायद पीछे रह जाता है। इसी हवाले से हमने एक सरफराज अहमद के हवाले से थोड़ा सा इंटरव्यू किया हूर फवाद के साथ, तो वो हम आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हूर फवाद के साथ, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टेनिस प्लेयर है। और इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो है इनको जो है पार्टिसिपेशन का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा। और इस बच्ची की छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। और वही जो हमारा मसला है कि हमें जो है स्पॉन्सर वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से बच्ची को जो है ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते। तो मैं हूर फवाद से कहूँगा कि कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के लिए किस जगह उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वर्ल्ड में जो है जो डबल गेम्स खेले जाते हैं टेबल टेनिस के, उस पर नंबर 9 रैंकिंग पर है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमें ऐसे बच्चों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। होपफुली जो है मुझे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद इनको बहुत आगे मौका मिलेगा और लोग इनको सपोर्ट भी करेंगे। तो ज़रा बताइए अपने बारे में। मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर हूँ जिसने साउथ एशियन रीजन से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका इन फाइनल्स। और मैंने अभी रिसेंटली मिक्स डबल्स अंडर 15 में गोल्ड मेडल हासिल किया और मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जिसने वर्ल्ड में मेडल हासिल किया। और अभी रिसेंटली मैं मास्टर कप चैम्पियन भी बनी। देखिए इस बच्ची की इतनी छोटी सी उम्र में जो है इतनी सारी अचीवमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्ची को जो हमारे जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस बच्ची को सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। पैकेज आपने देखा सरफराज अहमद के हवाले से, तो इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से भी। रियाज साहब कैसा देखते हैं, टैलेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत है और फिर सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के साबका कप्तान सरफराज अहमद भी मैदान में खड़े होते नज़र आ रहे हैं। कैसा देख रहे हैं हूर फवाद के लिए उन्होंने जो बयान दिया है? देखिए मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हम हूर फवाद को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इन हालात में, इन कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया, नवी पोजीशन हासिल की यूथ कंपटीशन में। ये एक बहुत बड़ी बात है। और रैंकिंग है नवी टेबल टेनिस में हूर फवाद की। बिल्कुल, मैंने कहा ना नवी पोजीशन आई। देखें सरफराज अहमद हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं और ये वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जिनकी क़यादत में हमने 2 मतलब एक बड़े आलमी टाइटल जीते हैं। एक अंडर 20 का जीता था और एक ICC T20 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो 2017 इंग्लैंड में हुई थी। मैं भी इत्तेफाक से वहाँ उस वक्त मौजूद था। तो मैं ये समझता हूँ जब इस तरह के सरफराज अहमद जैसी शख्सियात अगर मतलब एक चीज़ को पिन पॉइंट कर रही हैं या पॉइंट आउट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका लैक पाया जाता है और उसकी वजह से हमारे कितने यूथ हैं, कितने हमारा ऐसा टैलेंट है जो दुनिया में मतलब खेलों में अपना नाम पैदा कर सकता है और पाकिस्तान का मतलब सब हिलाली परचम बुलंद कर सकता है और किया भी है, लेकिन वो इससे दूर रह जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पॉन्सर्स की जो है बड़ी अहमियत है और स्पॉन्सरशिप अगर खेलों में हो तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसा बिल्कुल ऐसे देखें रियाज भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। सरफराज का सर एक कारनामा बोल गया। सरफराज अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जितवा चुके हैं। ही इज ए गुड प्लेयर। तो अब सेकंड ये था कि सरफराज ने एक अच्छा मोटिवेशन दिया है। लेकिन देखें जितने भी प्लेयर हैं हमारे पास 90 सब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और जो टैलेंट आता है वो हमेशा ग्रास रूट से आता है। तो ये जो क्रिकेट से हटके जो बाकी गेम्स हैं इसको भी बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से सपोर्ट ही नहीं करती ना सर फैसल साहब। अब डिपार्टमेंट बंद होने से भी एक बड़ा लॉस हुआ है ना, हमारे जो प्लेयर्स में डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनके जो एक ज़राए आमदनी था खत्म हो गया है। मुझसे साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे टैलेंट के हवाले से, क्योंकि 50 से ज़ायद क्लब से इनके अंडर में। क्या कहेंगे टैलेंट के हवाले से जिस तरह सरफराज ने बयान दिया? सबसे पहले मैं भी मुबारकबाद दूंगा और फवाद को कि माशाल्लाह उन्होंने नवी पोजीशन हासिल की है। और टैलेंट के हवाले से अगर बात करेंगे आपको याद होगा कराची पाकिस्तान की हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। इसी तरह चैनल पे बात हो रही थी तो नदीम उमर साहब ने सुन लिया। उन्होंने फिर फ़ोन करके बोला कि भाई मैं स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने इंडिया टीम भेजी, पूरे एक्सपेंस उठाए और पाकिस्तान फाइनल में हारा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बुलाया हॉकी टीम को और ये मेरिट होटल में, और उन्होंने तमाम प्लेयरों को 20 प्लेयरों को बाकायदा कैश अवार्ड दिए उन्होंने। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और क्या करें, वो करते हैं।
और भी लोगों को चाहिए, जैसे क्रिकेट में सारे लोग घुसे इसलिए कि दीगर खेलों में भी आना चाहिए, बिल्कुल है। हाँ। फैसल शेख साहब से मजीद बात कर लेते थोड़े से टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग भी कमेटी का भी हिस्सा है, ऑर्गेनाइज भी करते हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंट। तो ब्लास्ट के नाम से असगर अली शाह में रमज़ान T20 टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है 15 अप्रैल से। क्या कहेंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को, किस तरह इसका डिटेल से ज़रा फैसल भाई अब। देखिए ये तो बेसिकली कोई पिछले 25 साल से डॉक्टर हमेशा ट्रॉफी, रमज़ान ट्रॉफी होती थी और होती भी चली आ रही है। मैं इत्तेफाक से उस भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल उन्होंने नहीं कराया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी स्पॉन्सरशिप के वाले, वटेवर, मतलब कोई मीडिया शायद उनको ब्रॉडकास्ट नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद वो इनिशिएट मैंने और अतीक भाई ने मिलकर लिए कि ये टूर्नामेंट अब हम ओन करते हैं, और हमने इस टूर्नामेंट को कराने का बेड़ा जो है वो समझे कि हासिल कर लिया है, और इस पर हमने काफ़ी एफर्ट किया है। पाकिस्तान भर से कोई आप समझे 12 टीमें जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं। 15 अप्रैल से जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, कितनी तारीख तक ये जारी रहेगा? ये 2 पार्ट जी जी बिल्कुल, ये सब 2 फेज में जाएगा। पहले हमारा प्लान ये था कि 8 टीमें और 15 मैच, लेकिन जो ने जो हमें डेट दी वो 15 तारीख से दी, तो 15 से 21 तक मेरे ख्याल में कुछ 12 मैच हमारे बन रहे हैं, तो सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो सकेगा। तो टीमों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो हमने टीमें भी बढ़ा ली हैं। तो उसको 2 फेज में कर लिए। एक फेज 15 से 21 अप्रैल है, और दूसरा आफ्टर न्यूजीलैंड, जैसे न्यूजीलैंड 7 तारीख को शायद जा रही है, तो 8 से और 18 तक हम बाकी मैचेस कराएंगे। तो 2 फेज में हमने इस टूर्नामेंट को रखा है। इसमें पाकिस्तान भर से दुनिया जो हमारे तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, 90% प्लेयर खेलता है। बिल्कुल 90%। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे ग्रास रूट के जो बच्चे हैं, ये टीवी पे मैचेस खेलकर और सेलेक्टर्स की नज़र में आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। और इसी रमज़ान क्रिकेट ने आपको बहुत प्लेयर दिए हैं, चाहे वो अमाद आलम हो, चाहे आपका ये हो अमाद वसीम, शाहीन शाह हो, अमाद वसीम हो, रिजवान खुदबी हो, बाबर भी 2017, उस्मान खान जो अभी मिसाल है रमजान की दरियाफ्त है, उस्मान खान, साइम अयूब हो, साइम भी लास्ट टाइम भी हमारे पास खेले और इस साल भी हमारे जो है वो अरम सीसी का पार्ट होंगे। तो ये है, या एहसान अली हैं, या बहुत ये आपके पास उसामा मीर है, शाहनवाज धानी है जो हमारे एसोसिएट्स का पार्ट है 2017-18 से। तो इस तरह का हमारे एक लंबी एक जो है ना टेल मौजूद है। जो लड़के यहाँ रमजान में परफॉर्मेंसेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे नॉक करते हैं, और वहीं से उनका एक अगला सफ़र शुरू होता है। अगला सफ़र शुरू होता है। अगले सफ़र के लिए हम देखते हैं कि सफ़र शुरू करने के लिए शायद क्रिकेट हो या दीगर जिस तरह जो भी गेम हो, जिस तरह थोड़ी देर पहले जिक्र होता है, स्पॉन्सरशिप का किरदार बड़ा अहम होता है। तो आपको कितने मसाइल दरपेश हुए? बहुत मसले हुए। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई भी इवेंट कराने के लिए विदाउट स्पॉन्सरशिप तो आप एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। और आपको पता है ब्रॉडकास्ट जो है इस वक्त इतनी एक्सपेंसिव है। 4 घंटे का जो एक मैच है वो मैं उसकी कॉस्ट अभी क्या डिक्लेयर करूँ, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और फिर स्पॉन्सर्स को पिच करना, हमने इस पर कोई पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं, तब जाके अब आज इस फेस में आके खड़े होंगे हम कोई एक्टिविटी जो है इवेंट जो है डिलीवर कर सकें। अच्छा, इस पे आपने इनामी रकम भी 10 लाख रुपए रखी है? हमने को 20 लाख रुपए इनामी रकम इसमें रखी है। टोटल 20 लाख रुपए टोटल अमाउंट जो है, यानी 10 लाख रुपए विनर को है, 5 लाख रनर अप है। उसके अलावा इंडिविजुअल इनामात हैं, सेमीफाइनल फाइनल में मोटरसाइकिल्स हैं प्लेयरों के लिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके लिए मोटरसाइकिल्स हैं, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। डिफरेंट कंपनी से हमारा राब्ते जारी है। पेप्सी ने हमें स्पॉन्सर किया है, कई कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे पीछे खड़ी हुई हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम जो है एक तो ग्रास रूट पे जो हमारे लड़के क्लब क्रिकेट का पार्ट हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खेलते हैं और वो बड़ी एक्टिविटी में या बड़ी टीमों के जो है वो हिस्सा बनने के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस ऐसे ही इवेंट में शो करते हैं। यही वो लड़के हैं जो कश्मीर लीग भी खेल रहे हैं, यही वो लड़के हैं जो PSL भी खेलने जाएंगे, ये वही लड़के हैं उसके बाद जो पाकिस्तान टीम में भी आएंगे। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात कही। रियाज साहब क्या कहेंगे? रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम देखते हैं कराची में एक रौनक सी लगी रहती है, और ख़ासकर अगर क्रिकेट की बात कर लें तो हर ग्राउंड्स पे क्रिकेट होती रहती है। जिस तरह अभी हमने देखा लास्ट टाइम में नया नाज़ाबाद पे जो है इवेंट अख्ताम पजीर हुआ, मोइन खान अकेडमी में क्रिकेट का टूर्नामेंट जारी है, रमज़ान है। उसके साथ साथ जिस तरह अभी 15 अप्रैल से बाकायदा तौर पर ये टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाएगा असगर अली शाह स्टेडियम पर। कैसा देख रहे हैं इस मेले को, जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर भी जो है बाकायदा तौर पर इस पार्ट का हिस्सा होते हैं? शायकीन क्रिकेट के लिए कैसा देखते हैं? क्योंकि शायकीन क्रिकेट को शायद अपने हीरोज़ को देखने का एक अच्छा मौका शायद रमज़ानुल मुबारक में नज़र आता है। वो उनके साथ सेल्फीज़ भी बनाते हुए नज़र आते हैं, अपने हीरोज़ को ग्राउंड में सामने देखते हुए भी नज़र आते हैं। गो के हमने माजी में देखा कि जिस तरह PSL के मैचेस होते थे और वहाँ पर खिलाड़ियों बहुत दूर दूर नज़र आए, लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर खिलाड़ी आपके साथ मौजूद होते हैं। शहजाद, देखिए इसमें तो कोई बात नहीं है कि रमज़ान जो है इबादत का महीना है और इबादत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये ऐसा महीना है जिसमें ज़ाहिर है मग़फ़रत का है, रहमत का है और बख्शिश का है।
तो इबादत के उससे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को इबादत करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी हेल्थी एक्टिविटीज़ में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव चीज़ है। जब आप ज़ाहिर है मतलब जितने भी हमारे ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं वो रात को होते हैं और ज़ाहिर है जब आप इशा की नमाज से और तरावी से फारिग हो जाते हैं तो आपको 2-3 घंटे सहरी तक मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और जैसा आपने ख़ुद कहा कि मतलब रौनक में इजाफा हो जाता है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि मतलब रमज़ान में एक ट्रेंड था कि कराची से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और अब देखते देखते आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब कि कम वक्त में आप ज़्यादा आप अचीव कर लेते हैं और मतलब बड़े लोग जो हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, आपके जो टैलेंटर्स होते हैं, जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, उनको उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनको देखने का मौका मिलता है। फिर बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड में आते हैं तो हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं उनसे को देख के, उनसे सीख के। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये एक हेल्थी एक्टिविटीज़ है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी है, तो इसमें यकीनन मतलब है कि इन्वॉल्व होने में कोई वो नहीं है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे अब तो कराची से लेके पूरे पेशावर तक आप देखें, हमने खुद मतलब मुशाहिदा किया है कि अब मतलब हर जगह मतलब इस तरह की रौनक जो आपने कहा कि कराची में होती है, अब तो बतदरीज तमाम शहरों में, न सिर्फ शहरों में बल्कि जो फार इलाके हैं, दूर दराज जो गांव हैं, वहाँ भी मतलब ये ट्रेंड आ चुका है। और सबसे अच्छी बात ये कि चूँकि ये एक हेल्थी एक्टिविटी है तो इसमें यकीनन यंगस्टर जो हैं, जो भी हैं, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो बजाय निगेटिव एक्टिविटी में आप ज़ाया करें तो वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी में पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट होने के हवाले से फैसल शेख साहब से बात कर लेते हैं। फैसल साहब, पूरे पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि जिस तरह कराची में रौनक लगती थी, अब पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला सज रहा है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो लाहौर में इस वक्त रमज़ान क्रिकेट जारी है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ प्लेयर्स जो इंटरनेशनल है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ खेलने की ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं क्योंकि पहला एडिशन वहाँ चल रहा है लाहौर में। कराची में रौनक की कम नहीं हो जाएंगी थोड़ी सी? बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क आना भी चाहिए। देखें, एक तो ये है कि मैं तो पहले गनी गिलास को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने इनिशिएट किया और पहली मरतबा लाहौर में कोई एक्टिविटी होने जा रही है और शायद 7 तारीख से मारफूर को एक टूर्नामेंट पिंडी में भी होने जा रहा है। तो वो तो चले एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। आप पंजाब में बहुत प्लेयर हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वही प्लेयर जो पंजाब में खेल रहे हैं वो 90% प्लेयर कराची के तमाम, असगली शाह स्टेडियम, डॉक्टर मिश्रा ट्रॉफी, आपका नया नाजवा ट्रॉफी, आपका कराची जिमखाना, आपका मोइन खान, ये 4 टूर्नामेंट वो हर मेरे ख्याल है सालों से यहाँ खेलने आ रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, दूसरा उनको एक बेहतरीन क्रिकेट कराची में खेलने को मिलती है। तो इस लिहाज से क्योंकि पूरे पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं तो हमें ज़्यादा एक मुकाबले की फ़ज़ा भी होती है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, लोगों का वाफ वाली बात है कि इंट्रैक्शन होता है, सेल्फीज़ वटेवर, जो लोगों से मुलाकात आसान हो जाती है। और दूसरी बात ये कि देखें ये कंपटीशन जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ इस साल जो बिल्डअप हुआ है इसके पॉजिटिव ही जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं है। इसमें जो भी टूर्नामेंट्स हैं मैं समझता हूँ कि ये तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ पर है कि वो कितना उसको कलरफुल और बेहतरीन बनाते हैं ताकि प्लेयर्स की अट्रैक्शन रहे। बिल्कुल, अगर हम लेकिन फैसल साहब थोड़ी सी बात हम कर लें, अट्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं तो टेप बॉल की क्रिकेट अगर हम देखें तो कराची में फिर भी इस वक्त बहुत ऊपर जा रही है। जितना चार्म टेप बॉल में नज़र आ रहा है, बड़े नाम टेप बॉल के नज़र आ रहे हैं। अगर देखें तो तैमूर मिर्ज़ा का नाम बड़ा है, फिर ज़हीर कालिया ज़बरदस्त बॉलिंग करते दिखाई देते हैं। तो क्या कहेंगे टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से भी? सर देखिए, टेप बॉल क्रिकेट तो बहुत आप समझेंगे वो आधे घंटे का मैच है और उसमें पैसे भी ज़ाहिर है बड़ा अमाउंट है, बड़ा पैसा आ गया टेप बॉल में भी, सर बहुत पैसा है। और टेप बॉल क्रिकेट इस वक्त वर्ल्ड वाइड खेली जा रही है, दुबई में खेली जा रही है, कतर में खेली जा रही है और यूएस तक लोग जा रहे हैं खेलने। तो ये जो बड़े प्लेयर हैं, तैमूर हैं, ज़हीर भट्ट हैं, खुर्रम चकवाल हैं, कर्नल जाहिद हैं, ये तो मतलब स्टार टेप बॉल के स्टार्स हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि टेप बॉल क्रिकेट ने हमें भी प्लेयर दिए जिसमें मोहम्मद हफीज़ शामिल है, जिसमें हारिफ रऊफ शामिल है, जिसमें हसन अली जो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं वो शामिल है। इस तरह के कई प्लेयर हमारे ऐसे हैं जो टेप बॉल खेलकर ये हार्ड बॉल तक आए और इनकी परफॉर्मेंसेस थी। तो टेप बॉल क्रिकेट एक बड़ा हमारा, नहीं आप मुकम्मल करें। टेप बॉल हमारे एक मतलब एक बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है और टेप बॉल में मैं समझता हूँ स्पॉन्सर्स और पैसा बहुत है। जी रिया साहब, हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसा कि फैसल साहब ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि टेप बॉल जो कराची से शुरू हुआ था इस वक्त पूरी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। और कैलिफोर्निया में मई में आपने देखा कि हमने भी वेनिस टीवी पे भी उनको ऑनलाइन लिया था। कैलिफोर्निया से आपने बात की थी, इमरान अशरफ साहब जो CEO हैं जो वहाँ पे कैलिफोर्निया में मई में अभी जो है टेप बॉल का टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान से भी खिलाड़ी जाएंगे और लगता ही है कि 1-2 फॉर्मर कैप्टन है वो भी वहाँ पे जाएंगे। तो जो बात अभी हो रही थी यहाँ पे कि टेप बॉल को भी बड़ा फ़रोग हासिल
हासिल हुआ है और कराची से शुरू हुई थी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुबई में बाकायदा टूर्नामेंट हुआ और उसके बाद अब अमेरिका में हो रहा है और दूसरे मतलब कंट्रीज में भी हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल Variation अच्छी होनी बात है, चाहिए। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और जहाँ पर खेल होगा वहाँ हम देखते हैं कि जो अस्पताल हैं वहाँ के वीरान होते हुए दिखाई देते हैं। मुसर्रत रज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।